रियलिस्टिक फिल्मों के निर्देशन के लिए जाने माने फिल्मकार प्रकाश झा अब जल्द नजर आने वाले हैं एक फिल्म में एक लीड के तौर पर। फिल्म का नाम है मट्टो की साइकिल और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक अभिनेता के रूप में, निर्देशक के रूप में नहीं, एक अभिनेता के रूप में प्रकाश झा और फिल्म का निर्देशन करने वाले एम गनी। दोनों से हम खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एबीपी न्यूज में। प्रकाश जी, आप 80 के दशक में जब आपने फिल्में बनाने की शुरुआत की थी तो बहुत रियलिस्टिक किस्म की आप फिल्में बनाते थे और अब भी बहुत रियलिस्टिक फिल्में बनाते हैं। चाहे वो हिप हिप हुरे की बात हो, दामुल की बात हो, और फिर बाद में जो आपने तमाम फिल्में बनाई, चाहे वो आरक्षण हो या गंगा जल हो। अब आप एक ऐसी फिल्म में नजर आ रहे हैं, मट्टो की साइकिल, जो वास्तविकता से जुड़ी हुई फिल्म है। एक साइकिल भी एक अपने आप में एक किरदार है और साइकिल और आपका जो रिश्ता दिखाया गया है वो काफी अनूठा नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक लीड के तौर अभिनय किया है लेकिन छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? एक पूर्ण अनुभव था। मट्टो जैसे व्यक्ति के हजारों ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूं। आधे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है। एक मजदूर जो कि हाईवेज बनाता है, फ्लाईओवर्स बनाता है, लोगों के घर बनाता है और बड़े बड़े इमारतें बनाता है, और उसके पास अपना कुछ नहीं होता। अपना वैसा नहीं कि इसको किसी चीज से या किसी तरक्की से या प्रगति से या बड़ी बड़ी चीजों से कोई बैर है। ये अपनी छोटी सी दुनिया में अपने छोटे सपनों के साथ में खुश है, नेगोशिएट करता रहता है अपनी खुशी कि साइकिल कैसे भी बन जाए, उसका काम हो जाए, और बेटी जो है उसकी शादी के लिए कैसे नेगोशिएट कर ले, और दाल रोटी का काम कैसे चलता रहे। एक नई साइकिल लानी है, उसके लिए क्या क्या पेज जुड़ाता लगाता रहता है। वो सारी चीज़ें उसकी चलती रहती है और उसी में उसकी दुनिया पूरी है। तो इस तरह के कैरेक्टर को मैं जानता तो था, लेकिन जब प्रस्ताव आया इसको प्ले करने का तो थोड़ा चैलेंजिंग जरूर था। और ये मेरे फिल्म मेकिंग करियर में, क्योंकि मेरे लिए एक्टिंग भी एक फिल्म मेकिंग का ही हिस्सा है, और अपने एक्सपेरिमेंट्स जो बहुत सारे मैं करता रहता हूँ, डायरेक्शन में या फोटोग्राफी में या साउंड रिकॉर्डिंग में या मिक्सिंग में या म्यूज़िक में, उनके साथ साथ में मुझे ऐसा लगा कि एक्टिंग जिसकी बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी को सिनेमा कहते हैं। तो जब ये प्रस्ताव आया तो चैलेंजिंग लगा, लेकिन मुझे लगा कि करना चाहिए। और इसमें कहानी में तो बहुत ही बारीकी से बहुत ही सिंपल चीज़ें कही गई थी, तो अच्छा भी लगा कि इन्होंने सोचा मेरे बारे में और मुझे मौका दे रहे हैं काम करने का। और इनसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहाँ तक पहुँचा भी देंगे, मुझे सही गाइड करेंगे और मट्टो से मेरी मुलाकात करवा देंगे। तो अपने आप में एक अनूठा सा अनुभव था, मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। एम गनी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहले सवाल में यही पूछना चाहूँगा कि प्रकाश झा को जो आपने लीड के तौर पे किरदार दिया है, वो कैसे इन तक वो प्रस्ताव लेकर आप गए और कैसे आपके जहन में आया कि ये जो किरदार है वो प्रकाश जी बहुत उम्दा तरीके से निभाएंगे? इसकी बैक स्टोरी क्या है? तो असल में ये, हाँ, कहानी जब हम लोग बना रहे थे और उसके बाद हम नाटक करते थे ना, फिर सिनेमा के बारे में सोचने लगे। और सिनेमा की जब सोचना शुरू हुआ तो पहले हम खुद से ही इसे बनाना चाहते थे। फिर मुंबई से ही कोई एक प्रोड्यूसर आए और वो उसमें इन्वॉल्व हुए। फिर बात कुछ बढ़ी, फिर वो अभिनेताओं के कुछ सजेशन आए, तो मैं अंदर से हिल गया। मैंने नहीं यार, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि जब मैं लिख रहा था तब भी क्योंकि मैं ना कभी कभी कहीं कहीं देखता था, इनकी फिल्मों में छोटे छोटे कैमियो करते हैं ये, है ना। तो वो शक्ल सबसे पहले, मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, शक्ल सबसे पहले तो एक्टर जब हम सोचते हैं तो यही है कि वो फिजिकली फिट है। फिजिकली तो मैंने नहीं देखा था, मतलब चेहरे से वो उसमें है ना, पहुँचेंगे। फिर इनकी फिल्म दामुल मेरे बहुत करीब रही है, फेवरेट है। हाँ, तो मुझे लगा कि यार
बहुत सारी दाम, क्योंकि ये ऐसी कहानी बना रहा था तो दामोल भी कहीं ना कहीं घूम जाती थी, तो दिमाग में तो था ये नाम, लेकिन यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, बहुत बड़ी बात थी, कैसे वो अप्रोच हो पाएगा। उन्हीं दिनों मेरा एक दोस्त यहाँ इनके टच में था, तो वो स्क्रिप्ट मैंने उसे दी। मैंने कहा कैसे भी करके अगर तू पढ़वा दे, और वो एक्टिंग में अगर इंटरेस्टेड हो तो ये चरित्र पढ़ लें, उसके बाद फिर बाकी की बात देखेंगे। अगर तो उनका, तो वो ऐसे स्क्रिप्ट यहाँ तक भेजी गई, और उसके कुछ दिनों के बाद फिर उसका फ़ोन आया कि वो तुमसे बात करना चाहते हैं। तो मैं एकदम से, मतलब मैं मथुरा में ही था और मैं मुंबई नहीं आया था। मैंने मेल कर दी थी स्क्रिप्ट, यहाँ प्रिंट करके यहाँ दे दी गई होगी, मुझे पता नहीं मेल करके दे दी गई थी या प्रिंट करके दी गई थी, मुझे एकदम नहीं आता था। तो एकदम मतलब वो ऐसे भेजी गई थी, मैं दे के भूल जाना, वो पढ़ेंगे भी नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पहुँचा दे। यार मैं चाहता हूँ कि कहानी में रहे हैं शुरू से, वो तो भेज दे एक बार, अगर तेरी जी संभावना बने तो। बस स्क्रिप्ट आई, इनका फ़ोन आया, मैं बहुत एकदम कहते हैं ना आपको एकदम से जो उम्मीद नहीं हो वो ऐसा वहाँ से मिल जाए ऐसा कुछ। तो फिर तो प्रकाश जी, आपने एकदम फौरन हाँ कह दिया मतलब इस किरदार के लिए, कि आपने वक्त लिया सोचने में कि पूरी फिल्म मेरे ऊपर ही है, मेरे कंधों पर ही है, तो कुछ सोचा आपने, या आपने फौरन हाँ बोले, आपको स्क्रिप्ट तुरंत पसंद आ गई? नहीं, कहानी तो बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि जिस तरह की सिंप्लिसिटी थी इस कहानी के अंदर में, वो बहुत रेयर होता है ना। हम लोग जब सोचते हैं, जब तक स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं तो हम उसको बहुत सारा ड्रामा लोड करते हैं उसमें, कि लोग उसमें उलझ जाए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। एक इतनी सिंपल सी स्टोरी थी, लेकिन उस सिंपल सी स्टोरी के जो लेयर्स थे वो बड़े कमाल के थे। तो मुझे पढ़ने के साथ ही वो बहुत ही अच्छी लगी। इस पात्र में मैं, मतलब इस पात्र के साथ मैं न्याय कर पाऊंगा कि नहीं, ये मैं नहीं जानता था। मैं उसके लिए इनसे बात करना चाहता था कि भाई क्यों आपने मेरे बारे में सोचा और क्या आपको इससे उम्मीद है। तो फिर बातचीत करते करते फिर मैं मथुरा गया, फिर हम लोगों मैं मिला, मैं देखा उस पूरे वातावरण को। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कोशिश की जा सकती है। फिर उसकी इन्होंने एक कार्यक्रम तैयार करके रखा था, कैसे उस पात्र तक पहुंचना है, कैसे उन लोगों से मिलना है, कैसे देखना है। तो वो उसको हम लोग फॉलो करते रहे। कुछ महीने लगे, 2-3 बार हम गए वहाँ बात किया, और शूटिंग शुरू करने के पहले भी 8-10 दिन पहले जा कर के पूरी तरह से उसमें प्रवेश किया उस पात्र। एक जो फिल्मकार होता है, जो डायरेक्टर होता है, उसका एक इंस्टिंक्ट होता है। भले ही ऐसे कई बॉलीवुड में या हिंदी सिनेमा या सिनेमा की बात करें, ऐसे तमाम लोग रहे हैं जो डायरेक्टर भी रहे हैं और एक्टर भी रहे हैं। आपने हालांकि बहुत छोटे छोटे रोल्स निभाए हैं, लेकिन जब आप शूटिंग कर रहे थे इस फिल्म के लिए एक अभिनेता के तौर पर, तो क्या वो डायरेक्टर वाला जो इंस्टिंक्ट होता है वो बाहर आ रहा था आपका, कि कहीं मैं समझाऊं कि ये सीन ऐसे ले लो, या इसको ऐसे शूट करो, या ये कैमरा एंगल होना चाहिए? वो इंस्टिंक्ट ऐसे बाहर आ रहा था? मतलब कुछ बताएंगे, कुछ आपने टिप्स भी? मैंने बड़ी मुश्किल से तो मट्टो को ही पकड़ा था, बड़ी मुश्किल से। और वो पकड़ करके, मैं ये चाहता ही नहीं था कि मेरा ध्यान इधर उधर कहीं जाए कि मुझसे छूटे वो। तो मैं मट्टो को पकड़ के बैठा रहा, बाकी काम इन लोग के ऊपर था। ये जैसा बताते गए वैसा। एक डायरेक्टर होने के नाते और एक सीनियर डायरेक्टर खुद एक्टिंग कर रहे हैं, तो क्या इनसे मतलब कहीं आप कोई कंफ्यूजन आने के वक्त या कोई हेल्प उस तरह से डायरेक्टर के तौर पर आपने कोशिश की कि प्रकाश झा से और समझा जाए चीज़ों को? देखिए, सबसे बड़ी बात, ये फिल्म बनाने का भरोसा ही यहाँ से पैदा हुआ कि हमारी जब बातचीत हुई तो इतनी फेवर में थी कहानी के, वो भी कहानी के साथ जाना चाहते थे, मैं भी कहानी के साथ। तो सबसे बड़ी बात, जब आप कोई फिल्म बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो कहना चाहते हैं उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रही। अगर आप कन्विंस हैं तो। कई बार ये होता है कि अच्छा है भी नहीं और आप मान भी नहीं रहे, तो ये भी उससे बहुत कन्विंस थे, और मैं भी उसी समझ के साथ उसे बनाना चाहता था। तो इनकी तरफ से उसको जितना सपोर्ट हो सकता था कहानी को, इनकी तरफ से मिला, और उसने मुझे बहुत सहज कर दिया। ये झा साहब हैं, ये तो मतलब मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि वो तो दिमाग में था, लेकिन उसे निकालने में भी बड़ी भूमिका इनकी ही रही है। क्योंकि इन्होंने, मैंने एसी चलाने के लिए मना नहीं किया था इनसे, लेकिन इन्होंने अपने होटल में एसी बंद करा दी, अपने घर। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले दिन हम जब बैठे थे तो किसी ढाबे से खाना मंगाया था हमने, और वो न्यूज़पेपर में जो हिंदी के अखबार आते हैं उसमें लपेट करके रोटियां आई थी,
और हम लोग कई लोग बैठे थे, साथ बैठ के वो खाना खाया। वहीं से लगा कि हाँ हम ये फिल्म बना सकते हैं। और ये फिल्म की जब हम शुरुआत कर रहे थे सब बातचीतों की, जब ये पहली बार मुस्कुराए थे, पहली घटना है ये कि कहीं से हमने खाना मंगा लिया, और वो ऐसे ही ढाबा था कहीं से, और कई तरह के लोग बैठे तो साथ में वही खाया, तो मुझे लगा कि हाँ हम प्रकाश जी, ऐसा कहा जाता है कि जो भारत है वो गांव में ही बसता है, जो छोटी छोटी जगहें होती हैं, असली भारत वहीं पर है। एक इंडिया है और एक भारत है। जब इस तरह की फिल्में बनती हैं, हालांकि बहुत कम बनती है, उसमें ग्लैमर बहुत होता है, ग्लॉस बहुत होता है, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश बहुत होती है। ये जो रूटेड सिनेमा होता है ये हिंदी सिनेमा से काफ़ी सालों से गायब होता रहा है। 70 और 80 के दशक में समानांतर सिनेमा का एक दौर आया था और ऐसी फिल्में बहुत बनती थी। आप श्याम बेनेगल उसके पुरोधा कहे जा सकते, एक तरह से आपने भी उसको फॉलो किया। क्या आपको लगता है इस तरह का सिनेमा उसकी उपेक्षा बहुत ज़्यादा हुई है और अब OTT के आने के बाद वो दौर लौट रहा है, गाँव की कहानियों को बहुत फिर से सेंटर में लाकर उसे कहने की कोशिश हो रही है? हाँ, आपको ऑब्जर्वेशन सही है। मतलब क्यों क्या होता है, समाज जब होता है ना, बहुत सारी चीज़ें समाज में आ गई, नया फ्रिज आ गया, नई गाड़ी आ गई, नई चकाचौंध करने वाले कपड़े आ गए, नए सारे सामान आ गए। तो उसी तरह से हमारे अपने एंटरटेनमेंट में भी बहुत सारे चैनल्स खुल गए। अब सिर्फ दूरदर्शन ही नहीं है, इतने सारे, तो सबकी कंपटीशन रहती है, एक एक चमकने वाली चीज़ें आती रहती हैं ज़िंदगी में और हम असलियत थोड़ी भूल जाते हैं। तो वो कहानियों का भी दौर चला। फिर टेलीविज़न ने बहुत सारा लोगों का दिमाग जो है वो बदला। वो टेलीविज़न की कहानियाँ अलग से चली और कहीं ना कहीं सबका आपस में मिलता जुलता इम्पैक्ट सा होने। लेकिन हमेशा की तरह कि जब आपको कहानियाँ चाहिए तो कहानियाँ तो लोगों के बीच में मिलेंगी। कहानियाँ वो एयर कंडीशन शहरों में और अट्टालिकाओं में नहीं मिलेगी। वहाँ तो बहुत सीमित हो जाती है ज़िंदगी और ज़िंदगी का अनुभव। जो कहानियाँ हैं वो तो वहीं मिलेंगी, ज़मीन से जुड़ी हुई, और मुफस्सिल में और गाँव में और छोटे तबकों में और जहाँ लोकल ट्रेनों में, और वही कहानियाँ तो वहीं मिलेंगी, आम लोगों के बीच मिलेंगी। तो ये मट्टो जो है, मट्टो तो आधे हिंदुस्तान को बताता है। कहानियां वही ज़्यादा बोल सकते हैं। हाँ, मतलब कम से कम इतना तो है ही है कि इतने सारे लोग, तो आधा हिंदुस्तान बनाने में लगा हुआ है, आधा हिंदुस्तान उसको उपभोग करता है। तो हम भूल ही गए हैं उनको। तो उनकी कहानियों को, उनकी बातों को अब मतलब मट्टो, अभी आप बात करते करते मट्टो के एक एक मतलब दृश्य आ रहे हैं और किस तरह से कि हम कभी सोचते भी नहीं हैं। बीबी बीमार पड़ी हुई है, उसको कुछ दवाइयाँ देनी है, उसके लिए कुछ फल चाहिए, कुछ जूस चाहिए, कुछ ऐसी चाहिए, और ये मट्टू बेचारा क्या करे, वो कुछ करते जाते और वो नेगोशिएट करके अपना जैसे तैसे उसके लिए कुछ लेकर के आता है और बड़े प्यार से खुशी से जो कुछ भी लेकर के आता है, ले खा ले इसको। और यही चलता है, यही है आधे हिंदुस्तान की कहानी। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि कहानियां तो वहीं मिलेंगी और वहीं की कहानी जब आ रही है तो लोगों को भा रही है। बिल्कुल। मैंने ऐसा सुना, हो सकता है कि मुझे ठीक से पता हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके जो पिता थे एम गिनी साहब, उनसे भी कुछ कहानी के अंश लिए गए हैं, उनकी जो जिंदगी है उससे भी ली गई, ऐसा कुछ है? हाँ, मेरे पिता की भी साइकिल की कहानी है ये, उनकी भी, ये सही सुना है कहीं से भी आपने। तो हाँ, उनका भी एक साइकिल ख़रीदने का एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था। तो ये पैदा कहानी वहाँ से हुई है। इसमें कुछ जब बात बनना शुरू हुई तो ये मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि हम जब बड़े हो रहे होते तो आजकल तो बाइक का ज़माना है, स्कूटी का ज़माना है, कार का ज़माना है, काफ़ी कुछ बदल गया है कि अच्छे घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो महंगी कारें पहले से मौजूद होती है, और जब जहां हम पैदा हुए, खास मैं भी अपनी भी बात कर रहा हूँ, वहाँ एक साइकिल हुआ करती थी पापा की। तो मेरा भी एक साइकिल से खास रिश्ता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बचपन में आपने भी साइकिल चलाई होगी, कोई खास बॉन्डिंग, कोई खास रिश्ता रहा है आपका? बाबूजी की साइकिल पे ही चलाना सीखा। हमारे बाबूजी के पास भी साइकिल ही थी, साइकिल से जाते थे वो, कहीं भी जाते थे, उनके पास मोटरसाइकिल नहीं थी।
लेकिन और हमने सीखा भी वहीं से, हाफ पैडल आपको याद है ना, जी जी, कि उसके अंदर से आप हाँ, पैर डाल अंदर करके पैर। और ऐसे कंधे पे सीट पे ऐसे लगा करके हाफ पैडल पे, हमने बचपन में कहानी वहीं से साइकिल चली। किराए पे भी साइकिल मिला करती थी, हाँ, वहीं अठन्नी से चवन्नी में 1 घंटे चलाई वहीं से पहली मोटरसाइकिल हमने, जब हम यहाँ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट चले गए तब हमने मोटरसाइकिल ली। पहली गाड़ी हमने यहीं बम्बई में ली, सेकंड हैंड एम्बेसडर गाड़ी। तो हम लोग की ज़िंदगी तो उसी के साथ जुड़ी हुई है। हमारे घर में थोड़ी गाड़ियाँ थी या कुछ ऐसी चीज़ थी। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा इससे इतर, अगर आप जवाब देना चाहें कि बॉलीवुड में इन दिनों बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड बहुत चल रहा है। हर फिल्म को बॉयकॉट होने की बात हैशटैग के साथ चला दी जाती है और उसका कोई मतलब नहीं होता है, एजेंडा ड्रिवन होता है बहुत कुछ, और फिल्मों को नुकसान होता है। अभी हाल ही में कई फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में, आमिर खान की फिल्म हो या अक्षय कुमार की रक्षाबंधन हो, लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई, शमशेरा फ्लॉप हो गई। तो क्या आपको लगता है बॉयकॉट बॉलीवुड का असर कितना होता है और इन ट्रेंड्स के बारे में क्या कहना है? मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग बहुत पुराने और बहुत ही समझे हुए सुलझे हुए क्रिटिक्स हैं और मतलब इन चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, कि आपको क्या लगता है कि लाल सिंह चड्ढा बॉयकॉट की वजह से फ्लॉप हुई? नहीं, मेरा ऐसा नहीं मानना है। मैं समझना चाहता हूँ इंडस्ट्री के लोगों से। वो तो ऐसा है कि जिस तरह की हवा चलती है वो, और जिस तरह की बात चलती है, जो हमारे सोशल मीडिया के जरिए और बाकी चीज़ों के जरिए, क्योंकि आज बहुत जल्दी लोग एक्सप्रेस करते हैं और एक्सप्रेस करने वाले जुड़ भी जाते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पे एक सर्टेन परसेंटेज के लोग एक्सप्रेस करते हैं, उससे पूरे देश की ओपिनियन चेंज हो जाएगी। ऐसा मैं जानना चाहता हूँ, उसका असर होता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि होना चाहिए, चूंकि मैंने स्टडी नहीं किया है कि बॉयकॉट करने की वजह से कितने परसेंट लोग नहीं आए। लेकिन अगर कंटेंट सही रहेगा, क्योंकि ऐसा होता कि बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल की फिल्म थी लेकिन बॉयकॉट करने की वजह से नहीं चली, तब बात समझ में आएगी। ऐसा आप नहीं मानते हैं? जैसे कि अभी तक तो सामने नहीं आया इस तरह का, कि अगर कोई भी ऐसी चीज आप बता दें कि हाँ ये साहब कमाल की फिल्म थी, कि अगर दंगल बनाई होती उसने और वो अगर बॉयकॉट की वजह से नहीं चलती तो समझ में बात आती थी। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। हो सकता है इसका असर होगा, हो सकता है लोगों के मन में कोई रोष हो, कोई बात हो, कोई चीज़ हो, होता ही है। सबके साथ सब थोड़ी जुड़ते हैं, अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, अपने अपने अलग सोच होती है, और मैं उनका मतलब मान कहें ना कहें वो है, उसको मानना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया भर के ऐसे लोग हैं जिन्होंने बॉयकॉट नहीं किया होगा, जिन्होंने उसके बारे में नहीं सोचा हो। क्या वो आए सिनेमा में? वो भी तो नहीं आए, है ना। तो हम चीज़ें अच्छी बनाएं, हम उस पर ध्यान दें, और हम, ये ज़रूरी है, समाज तो है ज़रूरी, जिसको ओटीटी पे जल्द से जल्द फिल्में रिलीज करने का जो ट्रेंड है कि 1 महीने में थिएटर में आई और 1 महीने में ओटीटी पे रिलीज हो जाती है, नेटफ्लिक्स पे आ गई, अमेजोन पे आ गई, ZEE5 पे आ गई। तो क्या ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि फिल्म जब थिएटर में रिलीज होती है और ओटीटी में जब रिलीज की जाती है तो उसके बीच में एक अच्छा खासा अंतराल होना चाहिए, कम से कम 6 महीने का? आप क्या मानते हैं? ये मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ये इसमें कुछ जरूर करना चाहिए कि फिल्में जो हैं वो, और सिनेमा हॉल में जो फिल्में रिलीज़ हों उसको ओटीटी पे या सैटेलाइट पे लाने के बीच में एक गैप रहना चाहिए, क्योंकि इंसेंटिव बनी रहे लोगों को आकर के वहाँ देखने की। ये जरूर होना चाहिए। चलिए, बस मेरा एक आखिरी सवाल, आपने जब ओटीटी के क्षेत्र में कदम रखा आश्रम के जरिए और 3 सीजन बनाए और सभी सीजन काफी पसंद किए गए, काफी हिट हुए और रिकॉर्ड कीर्तिमान भी स्थापित हुआ MX प्लेयर पर आपके शो के द्वारा, आश्रम के द्वारा बहुत चर्चा हुई। अब मैं जानना चाहूंगा कि ओटीटी के क्षेत्र में अब आप और क्या करने जा रहे हैं, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, और अगर सिनेमा की बात करें थिएटर में रिलीज होने तो उस क्षेत्र में आप क्या करने हैं, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? बहरहाल मतलब इसके बारे में फिर विस्तार से होंगी बातें, लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि कम से कम ओटीटी के बारे में अगर, हाँ, मैं अभी लाल बत्ती करके एक प्रोजेक्ट है वो अभी पहले करूँगा, और उसके बाद नरसिम्हा राव जी की बायोपिक है वो कर रहा हूँ, जो तेलुगु हिंदी दोनों में बन रही है।
नहीं, वो अब एक मूल भाषा में बनेगी, उसमें मूल भाषा में भी तेलुगु भी आएगा और हिंदी भी आएगा और अंग्रेजी भी आएगा। बाकी उसको अलग अलग भाषाओं जो में अल्लू अरविंद बना रहे हैं, जी जी जी, उसके लॉन्च को मैंने कवर किया था। जी, अच्छा, जी, हाँ, वो एक प्रोजेक्ट है। हाँ, और लाल बत्ती भी ओटीटी पे आ गई। लाल बत्ती भी OTT पे है। अच्छा, कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? और फिर विस्तार से बातें होंगी बाद में। चलिए, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, और हम उम्मीद करते हैं कि मट्टो के तौर पर लोग आपके किरदार को बहुत पसंद करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सिनेमा घरों में जाए। आज की बहुत बड़ी दरकार है कि लोग सिनेमा घरों की ओर लौटे और एक बिग स्क्रीन के एक्सपीरियंस को महसूस करें। 16 सितंबर के लिए 16 सितंबर को आ रही है फिल्म, और ये फिल्म इसका वर्ल्ड प्रीमियर भी हो चुका है। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, यूएस में प्रीमियर हुआ था, साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। मैं जरूर ये फिल्म देखूंगा। मैंने ट्रेलर देखा, मुझे बहुत पसंद आया, और आप लोगों से बात करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई।